हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ फेथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का अपना आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। और इसके पहले जो है हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ चुके हैं। जिन्होंने भी अभी तक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का वीडियो देख लें, तभी उनको आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक से, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों शुरू हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी इसलिए शुरू हुई क्योंकि जो है इसके पहले इलेक्ट्रॉन को खोजा जा चुका था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन इसके बाद भी जो है जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो एटम के अंदर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी प्रेजेंट होना चाहिए, जिसके वजह से जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली क्या रहे, न्यूट्रल रहे। तो यहाँ से जो है उस पॉजिटिव चार्ज को खोजने की स्टार्टिंग हुई। और पॉजिटिव चार्ज को खोजने के लिए सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया गया था प्रोटॉन को खोजने के लिए, वो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो है कैनाल रेस था। और कैनाल रेस जो है 1886 में किसने खोजा था? कैनाल रेस की खोज जो है 1886 में जो है 1886 में गोल्डस्टीन ने खोजा था। तो हम लोग नोट कर लेते हैं इस बात को यहाँ पे, 1886। और किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट जो है किया था गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने जो है कैनालेस की डिस्कवरी की। कैनालेस होती क्या है? कैनालेस जो है वो भी बिल्कुल कैथोड रेस की तरह ही प्रोड्यूस होती हैं। तो कैनालेस का प्रोडक्शन कैसे होता है? जो इसके पहले के एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब ली गई थी, जब उसमें कैथोड प्रिफोरेटेड कर लिया जाता है, यानी कि कैथोड में जब कई सारे होल्स कर दिए जाते हैं तो जो है कुछ रेस प्रोड्यूस होती हैं एनोड से होकर के, वो कैथोड की तरफ मूव करती हैं, यानी कि एनोड की तरफ से चल करके कैथोड की तरफ मूव करती हैं। और जब कैथोड की साइड में फ्लोरिसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है तो वहां पर ग्लो प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है कि एनोड की तरफ से कुछ रेस चल करके किधर की तरफ जा रही हैं, वो कैथोड की तरफ जा रही हैं। चूंकि ये कैनाल से होकर के गुजर रही थी, कैथोड में जो होल्स थे, कैनाल्स थे, उनसे होकर के गुजर रही थी, इस वजह से इनको जो है कैनाल रेस का नाम दिया गया। तो इनकी जो खोज थी वो 1886 में गोल्डस्टीन ने की थी, मतलब सबसे पहले एक्सपेरिमेंट 1886 में गोल्डस्टीन ने करके देखा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कैनाल रेस प्रोड्यूस कैसे होती हैं। कैनाल रेस जो होती हैं वो प्रोड्यूस कैसे होती हैं? तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता था, जब कैथोड रे प्रोड्यूस होती थी तो कैथोड रे जो होती थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होती थी, जो कि कैथोड के ही मटेरियल के एटम में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन वो ही बाहर निकल करके एनोड की तरफ मूव करते थे। क्योंकि हाई वोल्टेज की वजह से वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते थे, और जो कैथोड के मटेरियल्स थे, एटम्स थे, उन्हीं में से वो इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो कैनाल रेस थी वो किसके वजह से प्रोड्यूस हो रही थी, तो इसके अपोजिट जो कैनाल रेस हैं वो एनोड के मटेरियल से प्रोड्यूस नहीं होती हैं, बल्कि वो प्रोड्यूस किससे होती हैं? इन्हीं कैथोड रेस जब ये चलती हैं, यानी कि एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, तो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जब चलते हैं तो चूंकि इस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में जो है क्या भरी हुई है, कोई गैस दे दी गई है। अब ये गैस के पार्टिकल जो है इसमें चारों तरफ घूम रहे हैं, और जब एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन उन गैस के पार्टिकल से टकराते हैं तो चूंकि उन पार्टिकल्स के पास भी क्या होगा, उन गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में भी इलेक्ट्रॉन होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेस हैं, कैथोड रेस के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जब वो इन मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो उनके भी इलेक्ट्रॉनों को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। अब बचा क्या? अब उन मॉलिक्यूल के ऊपर, चूंकि उनमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकल चुका है, तो अब जो है उनके मॉलिक्यूल के ऊपर, यानी कि उनके आयंस बचे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया।
अब यही पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, यानी कि इस नली में, इस ट्यूब के अंदर जो गैस भरी हुई है वो कैथोड रेस की वजह से क्या हो जाएगी, कैथोड रेस की वजह से आयोनाइज हो जाएगी। इधर की तरफ से आने वाले इलेक्ट्रॉन जब गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे तो वो उनको आयोनाइज कर देंगे, उनके पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर देंगे। अब चूंकि एनोड हाईली पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव आयंस क्या होंगे, एक दूसरे उनके बीच में रिपल्सन होगा और रिपल्सन की वजह से वो एनोड से दूर जाएंगे और चूंकि कैथोड जो है निगेटिवली चार्ज है तो उधर की तरफ मूव करेंगे और कैथोड में जो होल्स हैं उन होल्स से होकर के जब ये निकलते हैं और यहाँ पर जब ZnS जैसे फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी जाती है तो उनसे जाकर के टकराते हैं और ग्लो प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोगों को समझ में आ गया कि जो कैनाल रेस है वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं। कैनाल रेस जो होती है वो गैसों के आयोनाइज होने की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जनरेट होते हैं उनकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, ना कि जो है वो किसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं, वो एनोड के मटेरियल से प्रोड्यूस नहीं होती हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि वो जो है एनोड के पार्टिकल से प्रोड्यूस, एनोड के जो मटेरियल है उससे प्रोड्यूस नहीं होती। अब बात आती है कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। तो क्या हुआ, गोल्डस्टीन ने इस ट्यूब में डिफरेंट गैसों को जब लिया तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट गैस के लिए जो है E/m की वैल्यू, चार्ज टू मास रेशियो क्या हो रहा है, वो डिफरेंट आ रहा है। चार्ज टू मास रेशियो हर एक गैस के लिए डिफरेंट आ रहा है। हाइड्रोजन के लिए चार्ज टू मास रेशियो E/m वैल्यू कुछ और है, हीलियम के लिए E/m की वैल्यू कुछ और है। लेकिन उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि जब इस ट्यूब में, डिस्चार्ज ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस लिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस से जो E/m वैल्यू कैलकुलेट की जाती है वो हाइड्रोजन, अगर इस ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस थी तो उसके लिए सबसे कम E/m वैल्यू आती है हाइड्रोजन की। अगर हम बात करते हैं हीलियम की तो हीलियम में क्या होता है, हीलियम के पास में जो है 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब कैथोड रेस हीलियम से टकराएगी तो हीलियम का मॉलिक्यूल है वो आयोनाइज हो जाएगा। अब आयोनाइज होने के बाद हो सकता है कि हीलियम के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सिंगल पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो हीलियम को लिया गया, अगर हीलियम गैस को लिया जाएगा तो हो सकता है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकले, हो सकता है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो इनका जो मास है वो बदल जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन निकलने पे मास कुछ और होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने पे मास कुछ और होगा और मास के अलावा इनके ऊपर चार्ज भी अलग होगा। एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने पे 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज जो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज इस पर रह गया और अगर 2 निकल गए तो 2 के बराबर पॉजिटिव चार्ज रह गया। यानी कि दोनों केस में जो है डिफरेंट मास और डिफरेंट जो है चार्ज इनके ऊपर आ रहा है। तो इनके लिए जब हम डिफरेंट गैस लेते हैं तो हर एक डिफरेंट गैस के लिए E/m की वैल्यू जो होती है वो डिफरेंट आती है। बट अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक सिंगल प्रोटॉन है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो जब हाइड्रोजन से ये एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाएंगे और इसके ऊपर एक बस इसके पास का न्यूक्लियस जो है सिंगल पॉजिटिव चार्ज बचेगा, यानी कि प्रोटॉन बचेगा। और प्रोटॉन के लिए अगर E/m वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो E/m हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन और ऊपर क्या है, चार्ज जो है उसके ऊपर क्या होगा, तो जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट का पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर है और उसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर है। तो हाइड्रोजन के लिए E/m वैल्यू सबसे कम क्यों है, अगर हम डिफरेंट गैस लेते हैं तो चूंकि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो मास है वो सबसे कम है और हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, हाइड्रोजन के ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और हाइड्रोजन का जो मास है, चूंकि वो सबसे हल्की गैस है तो हाइड्रोजन का मास भी सबसे कम है। तो चूंकि मास कम है और उसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, इसीलिए हाइड्रोजन लेने पर हाइड्रोजन के लिए ही चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा आया। बाकी अदर गैस के लिए क्या हो जाएगा, बाकी अदर गैस के लिए उनका मास ज्यादा होगा बट उनके ऊपर चार्ज जो है वो कम आएगा। तो जब ट्यूब में भरी हुई गैस हाइड्रोजन ली जाती है तो E/m की वैल्यू सबसे कम आई। तो यहाँ पर तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन्स को देख लिया,
लेकिन क्या ये प्रोटॉन बाकी अदर एलिमेंट्स के एटम में भी प्रेजेंट है, बाकी अदर जो एलिमेंट्स हैं उनमें भी प्रेजेंट है? इसकी पुष्टि जो है, इसकी पुष्टि रदरफोर्ड ने की थी। इसीलिए प्रोटॉन की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? वो जाता है रदरफोर्ड को। गोल्डस्टीन ने केवल प्रोटॉन्स को देखा था, उन्होंने उनके लिए वो लोग गोल्डस्टीन जो थे वो प्रोटॉन के लिए उन्होंने ई बाई एम वैल्यू कैलकुलेट की थी, पर वास्तव में ये सभी एलिमेंट्स में प्रेजेंट है प्रोटॉन। सभी एलिमेंट का जो एटम है उनके न्यूक्लियस के अंदर ये प्रोटॉन, ये जो पार्टिकल है वो प्रेजेंट है। इसकी पुष्टि किसने की थी? जो इसका वेरिफिकेशन है वो किया था रदरफोर्ड ने। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की, रदरफोर्ड ने कैसे निकाला। तो रदरफोर्ड जो थे, रदरफोर्ड ने उन्होंने जो है 1919 में प्रोटॉन को डिस्कवर किया, मतलब प्रोटॉन को पहचाना कि ये, उन्होंने ये पुष्टि की कि जो प्रोटॉन है वो सभी एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, और उन्होंने ही उसको इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन नाम जो है रदरफोर्ड ने दिया। वो भी किस सन में दिया? 1990 में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने जो है प्रोटॉन नाम दिया। तो रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि रदरफोर्ड ने कैसे इस बात की पुष्टि की कि ये जो पार्टिकल है वो, ये फंडामेंटल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सभी में प्रेजेंट है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि जब नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन गैस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की कोलिजन देखी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अल्फा पार्टिकल को एयर में बम्बार्ड किया। बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने, चूंकि एयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है, फिर बाद में उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है प्योर नाइट्रोजन लेकर के उनके ऊपर अल्फा पार्टिकल का कोलिजन कराया। तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल हीलियम के न्यूक्लियस हैं। हीलियम का न्यूक्लियस यानी कि उसके पास केवल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, उनके इलेक्ट्रॉन पहले ही बाहर निकल चुके हैं। तो 2He4 यानी कि अल्फा पार्टिकल, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जब कोलिजन नाइट्रोजन के साथ होता है तो उन्होंने देखा कि ऑक्सीजन का आइसोटोप बनता है। ऑक्सीजन का आइसोटोप O817 बनता है, और उन्होंने देखा कि प्रोटॉन डिटेक्टर पर जो है एक प्रोटॉन जो है जनरेट हुआ, एक प्रोटॉन बना। तो हुआ क्या? यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन, हीलियम के पास 2 प्रोटॉन, 7 और +2। रिएक्शन के स्टार्टिंग में कितने हैं? रिएक्शन के स्टार्टिंग में जो है टोटल 9 प्रोटॉन है, और रिएक्शन के लास्ट में देखिए जो प्रोडक्ट है उसमें भी ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन और एक सिंगल प्रोटॉन, यानी कि 8 एक जो है 8 + 1 कितने हो गए? 9 हो गए। और 14 और 4 मिलकर के जो है कितने होने चाहिए थे? 14 और 4 मिलकर के होना चाहिए था 18, लेकिन यहाँ पर 17 है, यानी कि वो जो एक पार्टिकल है वो क्या है? वो प्रोटॉन है। तो इस तरह से जो है उन्होंने देखा, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी को देखी, और उन्होंने ये देखा कि नाइट्रोजन से जब अल्फा पार्टिकल टकराते हैं तो प्रोटॉन जनरेट होता है। इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस था वो अल्फा पार्टिकल की नाइट्रोजन से कोलिजन, नाइट्रोजन से जब कोलिजन होती है तो भी जनरेट होता है। तो इस तरीके से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्रोटॉन है वो सभी एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट है। ये भी जो है एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और उन्होंने, चूंकि ये हाइड्रोजन से जनरेट हुआ था, इसीलिए उन्होंने उसका नाम जो है क्या दिया? उन्होंने उसका नाम जो है प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन का मतलब होता है फर्स्ट। तो 1990 में रदरफोर्ड ने जो है ये बताया कि जो प्रोटॉन है वो सभी के सभी एलिमेंट्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो ये जो रिएक्शन है फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन है। ये कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन। इसी को फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है, हीलियम की नाइट्रोजन के साथ कोलिजन। तो इस तरह से जो है हम लोगों को पता चला कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और इसके बाद में जो है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन थे, ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन हर एक एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट थे।
तो जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? रदरफोर्ड को जाता है। हम लोगों ने समझा कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुआ, क्यों हुआ? अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के काफ़ी टाइम बाद हुई। 1932 में जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जेम्स चैडविक के द्वारा। तो इतना टाइम क्यों लग गया न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए? न्यूट्रॉन को डिस्कवर करने के लिए इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। इस वजह से जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद 1990 में प्रोटॉन की डिस्कवरी जब हुई तो उसके बाद में जो है 1920 में फ्रेडरिक सोडी ने क्या किया, उन्होंने आइसोटोप्स की खोज की और उसके बाद ये देखा गया कि जो एटॉमिक मास है और जो एटॉमिक नंबर है इन दोनों की वैल्यूज मैच नहीं कर रही हैं। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मास कुछ और आना चाहिए और एक्चुअल में जो एटॉमिक मास है वो कुछ और है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन का और हीलियम का। तो जो हाइड्रोजन है उसके पास में एक सिंगल प्रोटॉन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का वेट जो होता है वो प्रोटॉन के वेट के बराबर 1.76 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है। लेकिन जो हीलियम है, अगर हम हीलियम के एटॉमिक मास की बात करें तो हीलियम का जो एटॉमिक मास था वो हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से 4 टाइम हैवियर था, यानी कि 4 इंटू 1.76 इंटू 10 टू द पावर -27 kg के आसपास इसका जो है एटॉमिक वेट है। तो हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, हीलियम के पास जो है 2 प्रोटॉन है, पर फिर भी इसका वेट जो है हाइड्रोजन से 4 टाइम्स हैवियर क्यों है? 2 प्रोटॉन है तो इसका वेट डबल होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इसका वेट कितना है? इसका वेट जो है 4 टाइम्स है। यानी कि जो है कोई ना कोई ऐसा जो है पार्टिकल जरूर प्रेजेंट है जो कि जिसके वजह से इसका वेट जो है 4 टाइम्स आ रहा है और जो है इसके ऊपर और उस पार्टिकल के ऊपर जो है कोई चार्ज भी नहीं होना चाहिए। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ही जेम्स चैडविक को ये लगता था कि कोई ना कोई पार्टिकल ऐसा जरूर है जिसके ऊपर जो है कोई चार्ज नहीं है लेकिन उसके पास में जो है मास है। तो वहां से जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो है आइडिया आया। अब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? तो न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो इस तरह से हुई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेरिलियम की एक बहुत सी पतली फॉइल लेकर के उसके ऊपर जो है अल्फा पार्टिकल की बमबारी की। एक रेडियो एक्टिव सोर्स से जो है अल्फा पार्टिकल जो है वो बेरिलियम फाइल के ऊपर पड़ रहे थे, तो बेरिलियम के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी की और उसके बाद उसके जस्ट बगल में पैराफिन वैक्स जो है उसकी एक प्लेट सेट कर दी गई और उसके बाद एक प्रोटॉन कलेक्टर लगा दिया गया। तो यहाँ से निकलने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स थे जब वो बेरिलियम की फॉइल से टकराते थे तो क्या होता था, बेरिलियम की फॉइल से जब टकराते थे तो उनमें से जो है क्या निकलते थे, उनमें से न्यूट्रॉन निकलते थे जो कि पैराफिन वैक्स जो है क्या करता था, पैराफिन वैक्स जो कि एक प्रोटॉन रिच सरफेस है उनसे जाकर के वो न्यूट्रॉन्स टकराते थे और वो जो है क्या निकाल देते थे, बाहर जो है वो प्रोटॉन को निकाल देते थे। तो रिएक्शन क्या हो रही है यहाँ पे, जो रिएक्शन है वो हो रही है, वो इस तरह से रिएक्शन हो रही है कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 और उसका जो मास नंबर है वो है 9। तो बेरिलियम के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम के न्यूक्लियस की जब बमबारी की जाएगी तो जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर 4। तो हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल की जब बमबारी जो है बेरिलियम के साथ की गई तो क्या बनता है C612 प्लस न्यूट्रॉन जनरेट होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, हीलियम का एटॉमिक नंबर अल्फा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर 2, 4 to 6 यानी कि 6 प्रोटॉन 4 प्लस 9
4 + 9 13, मास नंबर क्या आ रहा है 13, और 13 में से 6 प्रोटॉन निकाल दे तो कितने न्यूट्रॉन बचे, तो न्यूट्रॉन बचे 6, तो 6 न्यूट्रॉन यहाँ पे 6 प्रोटॉन यहाँ पे, मास नंबर कितना हो गया 12, और एक न्यूट्रॉन जो है वो बाहर निकल रहा है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो होता क्या था कि जब बेरिलियम से अल्फा पार्टिकल टकराते थे तो क्या निकलते थे, तो वो चेंज हो जाता था कार्बन में, कार्बन 6 में, और इसके अलावा जो न्यूट्रॉन निकलते थे वो जो है पैराफिन वैक्स से जाकर के टकराते थे। पैराफिन वैक्स जो है एक प्रोटॉन रिच सरफेस है, और जब इसमें से निकलने वाले न्यूट्रॉन जो थे जब इनसे कोलाइड करते थे तो न्यूट्रॉन का जो वेट है वो प्रोटॉन के वेट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो और सीधी सी बात है कि पैराफिन वैक्स से प्रोटॉन को वही निकाल सकता है जो कि प्रोटॉन से भारी हो, तो जो न्यूट्रॉन थे वो प्रोटॉन से भारी थे, और जब वो पैराफिन वैक्स के प्रोटॉन से टकराते थे तो वहां से प्रोटॉन निकल करके बाहर चले जाते थे। तो इस तरह से जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। बेरिलियम की पतली फाइल पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराने पर जो है न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। इस तरह से जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की। तो जेम्स चैडविक ने किस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, उन्होंने 1932 में जो है जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे की थी, बेरिलियम की फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करा करके न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद अब हम बात कर लेते हैं इन सारे पार्टिकल्स की एक साथ, इनके मास क्या क्या हैं इन सारे पार्टिकल्स के, और इनके ऊपर चार्ज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, फिर उसके बाद प्रोटॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं मास, और यहाँ पर लिख लेते हैं मास इन AMU, और इसके अलावा जो है चार्ज। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है केजी में वो होता है 9.1 × 10⁻³ kg। अगर हम AMU की बात करें, AMU जो है एक बहुत ही छोटी यूनिट है जो कि एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए जो है यूज की जाती है। मतलब ये भी जो है एक तरह का मात्रक है, एक तरह की यूनिट है जिसका यूज होता है एटम का वेट निकालने के लिए। तो मास इन AMU। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो बहुत ही हल्का होता है, उसका जो AMU में वेट होता है वो होता है 0.000548, और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं E से। और इसकी खोज कैसे हुई, तो इसकी खोज हुई थी जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है, प्रोटॉन का मास है 1.672 × 10⁻⁻27 kg। अगर हम AMU में इसके वेट की बात करें तो AMU में जो है इसका वेट होता है 1.007 AMU, अप्रॉक्सिमेट हम इसको 1 AMU मान लेते हैं। और प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट अपोजिट यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है 1.76 × 10⁻⁻19 कूलम का। न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा है, तभी तो वो यहाँ पर जो है पैराफिन वैक्स में जो प्रोटॉन थे उनको वो डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि जो हल्का होगा उसको केवल भारी एटम ही उसको भारी पार्टिकल ही डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि जो हल्के पार्टिकल हैं उनको कोई हल्का पार्टिकल जो है डिस्प्लेस कर दे, हल्के पार्टिकल को भारी पार्टिकल ही डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन का वेट प्रोटॉन के वेट से ज़्यादा है, और इसका जो न्यूट्रॉन का वेट होता है वो होता है 1.675 × 10⁻⁻27 kg। अगर हम बात करें AMU में तो AMU में इसका वेट जो है 1.008 MU होता है,
और न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर का चार्ज क्या है, 0 है। तो हम सभी लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, और इन सभी की डिस्कवरी के पहले से ही जो है एटॉमिक मॉडल्स दिए जाने लगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में जे थॉमसन ने जो है उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था एटम का। प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड और उनके कुछ स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मिलकर के अल्फा स्कैटरिंग जो है एक्सपेरिमेंट किया। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो है उन्होंने भी जो है एटम का मॉडल दिया, एटॉमिक मॉडल दिया, और ऐसे इसी तरह से कई सारे और एटॉमिक मॉडल्स दिए गए। इन सारे एटॉमिक मॉडल्स को जो है हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक्स।